Let's get back. Welcome to the class of English. I am Ashok Kumar and you are watching the channel of Shri Rajaram Senior Secondary School, Sanchor. In this class we are going to learn about tense and today's our topic is tense. In the previous class I introduced with you of tense, about tense. But in this class we are going to learn about tense, that what is the tense, how many types of tense and how many types of subtense. I also told you. But in this class, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे टेंस के टाइप के बारे में. We will learn about type of tense and सब type of tense. टेंस को शुरू करने से पहले, बिफोर टू स्टार्ट ऑफ टेंस, मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो टेंस, प्रत्येक टेंस में काम आएगी, दैट विल यूज इन एवरी टेंस एंड एवरी सब टेंस. सो जस्ट ऑब्जर्व विथ फुल ऑफ कॉन्संट्रेशन. ध्यान से देखिएगा वो बातें कौन सी है. वो बातें हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य की संरचना किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू क्रिएशन, यानी उसकी रचना के आधार पे जो हम वाक्य क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उस वाक्य को बनाने के लिए हम किस प्रकार से उसको आगे पीछे करके किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, उसके आधार पर सेंटेंस आपको बता रहा हूँ. तो सबसे पहले सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस. अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का कोई ना नेगेटिविटी होती है, ना कोई एक्सक्लेमेशन होता है, ना कोई उसमें इंटरोगेशन होता है. एक साधारण सा वाक्य, हम उसको सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट आती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और यह से सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट. तो इसको एक उदाहरण से देखते हैं. पहले मैं इसका उदाहरण हिंदी में लिखता हूं. जैसे सीता गीत गा रही है. सीता गीत गा रही है. अभी हम टेंस को नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो यूज इन एवरी टेंस एंड एवरी सब टेंस, जिसका उपयोग हर टेंस में होगा, हर सब टेंस में होगा, वो आपको चीज़ बता रहा हूँ. सीता गीत गा रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता है. तो हम लिखेंगे सीता. अब इसमें मान लो अभी पढ़ाना आपको बाकी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी इज़. क्या आएगी? इज़. और इसमें मेन वर्ब है वो है गाना, गीत गाना. तो इसमें होगा ये मेन वर्ब सिंग. क्या होगी? सिंग. और गा रही है, इसका मतलब है सिंगिंग. और इसमें ऑब्जेक्ट है गीत. क्या है? गीत. तो इसका हो जाएगा सॉन्ग. इस प्रकार से बना हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन चीज़ों को मिला के बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस. इसके बाद में यदि इसी वाक्य को यदि हमें नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? नेगेटिव. हमारा सेकंड टाइप है नेगेटिव
सेंटेंस। और हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है नॉट का। किसका यूज़ किया जाता है, नॉट का। यानी हमारे सामने ये सेंटेंस है, ये वाला, अब इसमें यदि हम नॉट का प्रयोग करें, नहीं का प्रयोग करें, जैसे सीता गीत गा रही है, इसमें यदि हमने नहीं का प्रयोग कर दिया तो वो सेंटेंस बन जाएगा नकारात्मक सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सीता, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब सिंग, और गा रही है कंटिन्यूस में तो आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट है इसमें सॉन्ग। क्या है, सॉन्ग। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो जो नॉट है, इस नॉट का प्रयोग तीसरे क्रमांक पे होगा। कौन से क्रमांक पे होगा, तीसरे क्रमांक पे होगा। तीसरे क्रमांक पे कैसे होगा, देखो हमारे सामने जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने, इस सेंटेंस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये है पहले स्थान पे, ये है दूसरे स्थान पे, ये है तीसरे स्थान पे, और ये है चौथे स्थान पे। अब यदि इसको नेगेटिव में बनाना है, इसको नकारात्मक में बनाना है, तो क्या होगा, इस सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, और वो नॉट का प्रयोग होगा तीसरे स्थान पे, और मेन वर्ब होगी वो चौथे स्थान पर जाएगी, और ऑब्जेक्ट पांचवें स्थान पर चला जाएगा। कैसे, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट पहले स्थान पे, हेल्पिंग वर्ब दूसरे स्थान पे, लेकिन हमें इसको नेगेटिव बनाना था, इसको नकारात्मक बनाना था, इसीलिए इसमें जो नॉट है, ये नॉट कौन से स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पे आ गया। कौन से स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पे आ गया। और उसके बाद में चौथे स्थान पे है मेन वर्ब, और पांचवें स्थान पे है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना है हमारे सामने, और ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, नेगेटिव का है। किसका है, नेगेटिव का है। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। अब आगे जो है वो बनेगा अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में बनेगा इंटरोगेटिव। लेकिन चलो मैं इसको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। सीता इज सिंगिंग सॉन्ग, सीता गीत गा रही है, हमारे सामने सेंटेंस ये है। अब इसको यदि हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सीता इज, पहला और दूसरा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो सेम टू सेम स्थान पे आई, लेकिन इसके बाद में तीसरे स्थान पे क्या आएगा, नॉट। सीता इज नॉट, और इसमें मेन वर्ब क्या है, सिंग, और पीछे क्या लगा इसके साथ में, आईएनजी, और इसमें लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। सीता इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, सीता गीत नहीं गा रही है। तो हमारा सबसे पहला टाइप कौन सा था सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का टाइप था। उसके बाद हमने कौन सा सेंटेंस का टाइप बनाया, नेगेटिव बनाया। अब इन दोनों के बाद में जो तीसरा टाइप बनेगा वो हमारा तीसरा टाइप होगा इंटरोगेटिव। कौन सा होगा, इंटरोगेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। कौन सा, प्रश्नवाचक। देखो कैसे, तीसरा सेंटेंस, तीसरा टाइप, तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्या होता है,
प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आता है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अभी जो हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो उसमें इंटेरोगेटिव थोड़ा अलग है। और देखिए, क्या, कौन, कब, कैसे, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या है ये सारे के सारे? ये सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं और इनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। किससे होती है? WH वर्ड से, जिसको हम इंटेरोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी WH वर्ड से शुरू नहीं होगा। और पूरे टेंस में जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उन सारे सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा उसकी शुरुआत हमेशा क्या से होगी? किससे होगी? क्या से होगी। भले ही वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, भले ही वो इज से शुरू हो रहा है, भले ही हैव से शुरू हो रहा है, भले ही हैड से शुरू हो रहा है, भले ही वो विल से शुरू हो रहा है, किसी से भी शुरू हो उसका अर्थ हिंदी में क्या निकलेगा। लेकिन इस क्या का मतलब वॉट नहीं है। इस क्या का मतलब वॉट नहीं है। हम इसके लिए वॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वॉट लिखेंगे तो वो किस में चला जाएगा? WH वर्ड में। इसीलिए हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में है क्या। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। ऐसा वाक्य जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछने का भाव होता है वो क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। एनी सेंटेंस इन विच शो अबाउट एनी इंटरोगेटिव, किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का भाव है तो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या है इंटरोगेटिव में, कौन सा कैसे है। सबसे पहले हमने जो सेंटेंस का क्रिएशन किया था, सबसे पहले सेंटेंस का क्रिएशन किया था वो था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा दिया था? नॉट। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम केवल काम कितना करना है कि इस हेल्पिंग वर्ब को लाना है आगे, बस और कुछ नहीं करना है। कैसे? हमारा पहले नंबर पे था सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब और चौथा नंबर पे ऑब्जेक्ट था। इसको जब नेगेटिव बनाया तो हमने क्या किया? फर्स्ट पे सब्जेक्ट, सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पे नॉट, फोर्थ पे मेन वर्ब और फिफ्थ पे ऑब्जेक्ट लगाया। अब क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब आएगा फर्स्ट पे, हेल्पिंग वर्ब आएगा फर्स्ट पे, सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा हमारा मेन वर्ब और उसके बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव में एक नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, 2 नंबर पे आता है सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे आता है मेन वर्ब एंड ऑन द 4th नंबर ऑब्जेक्ट, चौथे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि वाक्य कैसा बनेगा। वो होगा वही सेंटेंस, जैसे हमने लिखा था सीता गीत गा रही है, फिर लिखा था सीता गीत नहीं गा रही है। तो वही वाक्य यदि हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या सीता गीत गा रही है? क्या सीता गीत गा रही है? इसमें जो क्या है, क्या, इस क्या का मतलब व्हाट नहीं है।
इस क्या का मतलब व्हाट नहीं है। टेंस में जितने भी सेंटेंस बनेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, उनमें जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर जो क्या लगता है उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता उसमें पड़ती ही नहीं है। यदि हमको उसका उत्तर हाँ या ना में देना पड़ रहा है तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि आप उसका स्टार्टिंग हमें किससे करना है, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कैसे, जैसे देखिए इसको हम यदि इंग्लिश से बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज। क्या थी, इज। फिर इसमें आता है 2 नंबर पे सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। 2 नंबर पे सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता, इज सीता। फिर मेन वर्ब क्या है, सिंग, और पीछे रही आया तो इसके साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, ing, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। इस प्रकार से ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले आया इज। इज आते ही, सबसे पहले जब इज आया तो इज आते ही वाक्य किस में चेंज हो गया, इंटरोगेटिव में। अब आप इसका उत्तर निकालिए। देखिए, पूछिए अपने आप से, क्या सीता गीत गा रही है? तो इसका उत्तर या तो हाँ में होगा या ना में होगा। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि सीता गीत क्यों गा रही है, तो वाई सबसे पहले WH वर्ड लगेगा। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। उसका आवश्यकता उसकी बाद में पड़ेगी, अभी नहीं। क्या सीता गीत गा रही है, इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। अब हमने सबसे पहले सेंटेंस जो पढ़ा था वो था अफर्मेटिव। उसके बाद जो पढ़ा वो था हमारा नेगेटिव, और उसके बाद ये सेंटेंस है, यह है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछने का बोध होता है। लेकिन अब जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। यानी बोथ सेंस आर इंक्लूड इन दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस के अंदर दोनों भाव है, पहला है नेगेटिव और दूसरा इंटरोगेटिव। यानी इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। पहला इंटरोगेटिव है, दूसरा नेगेटिव है। कैसे? हमारा जो चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य बनेगा वो बनेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है इसमें दोनों भाव होंगे। कौन कौन से भाव होंगे? दोनों। पहला होगा उसमें भाव जो होगा वो होगा इंटरोगेटिव का, और दूसरा होगा वो होगा नेगेटिव का। इसका अर्थ है कि ऐसा वाक्य जिसमें दोनों के दोनों भाव समाहित हैं वो है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसका क्या होगा, ये का ये फॉर्मूला सेम टू सेम। जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव बनाया था तो सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब था, फिर मेन वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। फर्स्ट पे सब्जेक्ट, सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पे मेन वर्ब और फोर्थ पे ऑब्जेक्ट था। इसको जब नेगेटिव में चेंज किया तो थर्ड स्थान जो मेन वर्ब का था वो थर्ड स्थान किसने ले लिया था, नॉट ने ले लिया था, और फोर्थ पे आ गया था मेन वर्ब, और फिफ्थ पे चला गया था ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो, फर्स्ट पे हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड पे सब्जेक्ट है, थर्ड पे मेन वर्ब है और फोर्थ पे ऑब्जेक्ट है। तो बस सेम टू सेम सिस्टम है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस सेंटेंस के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड है इसको तो सेम टू सेम रहने देंगे, लेकिन मेन वर्ब का स्थान ले लेगा यहाँ पर नॉट, और मेन वर्ब चली जाएगी फोर्थ पे और ऑब्जेक्ट चला जाएगा फिफ्थ पे। देखो कैसे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्यों आएगी? क्योंकि ये वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है। जब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इसमें मेन वर्ब किस रूप में होगी, किस रूप में होगी, सॉरी, इसमें सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी।
और सेकंड पे आएगा इसमें सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। एंड इसके थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे क्रमांक पे क्या आएगा, यहाँ पर मेन वर्ब का स्थान कौन ले लेगा, नॉट, कौन ले लेगा, नॉट। और उसके बाद में जो हमारा फोर्थ स्थान है, तो थर्ड स्थान, ये जो थर्ड नंबर पे जो मेन वर्ब है ये कौन सा चली जाएगी, फोर्थ पे, तो फोर्थ पे आएगी मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट जो फोर्थ पे था वो किस पे चला जाएगा, फिफ्थ पे, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा पांचवें नंबर पे और वाक्य बनेगा प्रश्नवाचक। तो पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा नॉट, चौथा मेन वर्ब और पांचवा ऑब्जेक्ट। इन सारे एलिमेंट्स को मिला के एक सेंटेंस बनेगा, वो बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा बनेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एक एग्जाम्पल से देखते हैं और एग्जाम्पल हम यही लेते हैं। अब पहले हिंदी में देखते हैं क्या है, क्या क्या सीता गीत नहीं गा रही है, क्या सीता गीत नहीं गा रही है। वाक्य बना, क्या लगने पर तो बन गया इंटरोगेटिव और इसमें नहीं लगने पर बन गया नेगेटिव। अब हमारे सामने फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो क्या होगा इसका होगा हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। और उसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सीता, इज सीता। फिर तीसरे स्थान पे कौन आया, नॉट। और उसके बाद में मेन वर्ब हमारी क्या है, सिंग, क्या है, सिंग, और इसके साथ लगेगा ing, सिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, और वाक्य के लास्ट में कैसा बनेगा, नेगेटिव। यानी इज सीता नॉट सिंगिंग सॉन्ग, क्या सीता गीत नहीं गा रही है, तो यहाँ पर इज से तो बना ये नेगेटिव, और यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगा नॉट, इससे बना ये नेगेटिव। तो यहाँ पर इज से बना, इज से बना इंटरोगेटिव, इज लगने पर तो बना, सबसे पहले इज लगा, इससे बना इंटरोगेटिव, और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगा नॉट, इससे ये बना नेगेटिव। क्या बना, नेगेटिव। तो इज सबसे पहले लगा इसके नेगेटिव और बीच में नॉट लगा इसलिए इंटरोगेटिव, और ये बन गया क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये अब देखिए ये सारे के सारे प्रकार के जितने भी 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों के चारों प्रकार के सेंटेंस किस में चलेंगे, सारे टेंसों में। यानी 12 प्रकार के जो टेंस हैं, 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंसों के जो 12 प्रकार हैं, 3 प्रकार में जो सब टेंसों के टाइप हैं 12, वो 12 के 12 प्रकारों में ये सारे सेंटेंस बनने वाले हैं। और उसमें चेंज क्या होगा, केवल प्रत्येक टेंस में चेंज होने वाला है, वो होने वाली है हेल्पिंग वर्ब। क्या होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब, और कहीं कहीं मेन वर्ब चेंज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगी, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। इसको आप अच्छे से समझ लें, और इसको समझने के बाद में आप टेंस आसानी से सीख सकते हैं। अब आते हैं फिर से हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को छोड़ करके फिर से आते हैं हमारे किस पे, टेंस पे। किस पे आते हैं, टेंस पे। अब टेंस के अंदर जो 3 प्रकार के टेंस हैं, और प्रत्येक के 4 सब टेंस हैं। 3 प्रकार के टेंस और प्रत्येक के 4 सब टेंस हैं। जैसे हमारा पहला टेंस, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ,
हमारा पहला टेंस है, मान लो प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो इस प्रेजेंट में 4 टाइप होंगे। वो कौन कौन से होंगे? सिंपल, उसके बाद में कंटिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट, और उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, ये जो 4 टाइप हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट में भी होंगे, ये पास्ट में भी होंगे, ये फ्यूचर में भी होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके बारे में तो जान लिया है। इस टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार इनसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कि ये है क्या। यदि किसी सेंटेंस में कार्य जो हो रहा है, क्या हो रहा है? कार्य, वर्क, जो उसमें वर्क है, इट मीन्स वर्ब। इस वर्ब के होने की कोई डेफिनेटता नहीं है, कोई भी निश्चितता नहीं है। कैसे निश्चितता नहीं है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब के होने की कोई डेफिनेट टाइम कंडीशन नहीं है। कैसे? जैसे मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन कब पढ़ाता हूँ उसका कोई ध्यान नहीं है। पढ़ाता हूँ, अब ये वर्तमान का है, लेकिन कब पढ़ाता हूँ इसका कोई डेफिनेट हमारे पास जवाब नहीं है। मैं पढ़ाऊँगा, अब कब पढ़ाऊँगा उसका कोई डेफिनेट हमारे पास जवाब नहीं है। मैं पढ़ाता था, पता नहीं कब पढ़ाता था, उस टाइम उस काम की कोई डेफिनेट टाइम, उस इसमें जो वर्ब है उस वर्ब के होने की जो डेफिनेट होनी चाहिए, एक निश्चितता होनी चाहिए, उसका कोई हमारा ज्ञान नहीं है। तो इस सिंपल को हम इंडेफिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट से आप समझ सकते हैं इंडेफिनाइट। आप इंडेफिनाइट से समझ सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार से क्रिया के होने का जो टाइम होता है वो डेफिनाइट नहीं होता। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कार्य के होने के समय की कोई निश्चितता नहीं होती, वो है अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या है? देखिए, अब इसमें भी कंटिन्यूअस है और इसमें भी कंटिन्यूअस है। ये केवल कंटिन्यूअस है, दिस इज ओनली फॉर कंटिन्यूअस एंड इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो क्या है? इसमें है किसी भी कार्य के गोइंग ऑन। गोइंग ऑन इसका अर्थ होता है चालू रहना, यानी उस काम के होने की कंडीशन क्या होती है? कंटिन्यू होती है, लगातार। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम क्या है? अभी चल रहा है। यदि भूतकाल में देखें तो मैं क्या कहूँगा? मैं पढ़ा रहा था, तो भूतकाल में भी मेरा काम था वो कंटिन्यू था। और यदि मैं भविष्य को देखूं तो भविष्य को देख करके यदि मैं कहूँगा कि मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो उसमें भी मेरा जो कार्य है वो कंटिन्यू होगा, यानी लगातार चल रहा होगा। अब इस कंटिन्यू का अर्थ तो है गोइंग ऑन, यानी काम का चालू रहना। ये चालू रहना किसका चालू रहना? क्रिया का। गोइंग ऑन एनी एक्शन, गोइंग ऑन एनी एक्शन, किसी भी क्रिया का गोइंग ऑन रहना। यदि वाक्य के अंदर हमको पता लग रहा है कि इसमें जो क्रिया है वो क्रिया क्या है? कंटिन्यू है,
तो उसमें होगा कंटिन्यूस टेंस, भले वो पास्ट का है, भले वो प्रेजेंट का है, भले वो फ्यूचर का है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काम के कंटिन्यू होने का यदि हमको ज्ञान हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वो टेंस कौन सा है, कंटिन्यूस टेंस है। अब इस कंटिन्यूस में क्या है, इसमें एक कंडीशन है और वो कंडीशन है टाइम की। किसकी है, टाइम की। कैसे, टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। इसका अर्थ होता है समय का निश्चित बिंदु। क्या होता है, समय का निश्चित बिंदु। समय का निश्चित बिंदु, और इसका अर्थ होता है समय अंतराल। कैसे, मैं इसको एक उदाहरण से, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैं 10 AM से पढ़ा रहा हूँ, या था, या होगा। क्योंकि यदि प्रेजेंट का है तो उसमें हूँ आएगा, पास्ट का है तो उसमें था आएगा, और फ्यूचर का है तो उसमें होगा, गागेगी आएगा। एक मैं लिखता हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम है। इसमें टाइम क्या है, 10 बजे का, सुबह का 10 बजे, 10 AM मतलब सुबह का 10 बजे। और इसमें टाइम कौन सा है, अंतराल वाला टाइम। तो इसमें तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें है पीरियड ऑफ टाइम। एक में है पॉइंट ऑफ टाइम और एक में है पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं। जहाँ पर किसी प्रकार का कोई निश्चित समय होता है, जैसे कि 10 बजे, पिछले सोमवार, 1992, 2004, गुरुवार, सावन महीने से, आज दोपहर से। तो देखिए, कोई भी निश्चित समय का एक फिक्स पॉइंट दिया होता है। जैसे कि यहाँ पर है 10 AM। मेरे जो पढ़ाने की क्रिया है, इस क्रिया के होने का जो टाइम पॉइंट, जो टाइम का पॉइंट है, वो क्या है, फिक्स पॉइंट है। देखो, इसमें है 10 बजे से, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन यहाँ पर 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय अंतराल। क्या होता है, समय अंतराल। पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अंतराल, यानी मेरा समय का जो पढ़ाने का अंतराल है वो 2 घंटे का है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरे जो टीचिंग का जो पीरियड है वो पीरियड कितने टाइम से है, 2 घंटे से है। तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में किसी भी प्रकार से टाइम दिया होता है, या तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है या वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक समय निश्चित बिंदु दिया होता है, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उसमें एक समय का अंतराल दिया होता है काम के शुरू होने का।
काम के करने का या शुरू होने का एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें टाइम नहीं होता, बस केवल इतना दर्शाया होता है कि उसमें जो एक्शन है, कोई भी एक्शन है यानी क्रिया है, वो क्रिया क्या है, गोइंग ऑन। गोइंग ऑन यानी चालू है, कंटिन्यू है। और इस परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है, पूर्ण। पूर्ण कैसे, जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। इट मीन्स एनी वर्क दैट हैज टोटली फिनिश्ड, देन इन दैट सेंटेंस परफेक्ट टेंस विल यूज। उस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होगा, परफेक्ट। यदि वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट होगा, और यदि उसमें फ्यूचर का है तो उसमें कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लागू होगा। कौन सा टेंस लागू होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लागू होगा। अब इतनी सारी चीज़ों को आपको बताने के बाद में, इतनी सारी चीज़ों को आपको बताने के बाद में आपको शायद ये तो ज्ञान हो ही गया होगा कि इन सब का प्रयोग कैसे किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, और सिंपल टेंस क्या होता है, कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में आ गई होगी। आज शुरू करते हैं टेंस का, पहले टेंस का, प्रेजेंट टेंस का सिंपल। इसके बाद में अगले एपिसोड में आपको दिखाए जाएंगे। तो आज हमारा अभी का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कौन सा, प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। हम प्रेजेंट सिंपल को लेंगे। हमारा जो टॉपिक आज का पहला टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हिंदी की यदि वाक्य में जिसकी पहचान करनी है तो वाक्य के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। इस प्रकार के यदि कोई शब्द आते हैं वाक्य के लास्ट में, यदि आपको किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में इस प्रकार के यदि शब्द मिलते हैं तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल का। किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, तो इसका जो पहला सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, पहला सेंटेंस। वो पहला सेंटेंस क्या बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस। हमारा इसका जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अफर्मेटिव। कौन सा बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पिछले एपिसोड में एक सारणी बनाई थी, एक पूरी की पूरी। किसकी सारणी बनाई थी, फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, क्रिया के रूपों की। कौन कौन सी फॉर्म होती है और कितने टाइप्स की होती है, ये उसकी पूरी की पूरी एक व्यवस्थित एक पूरी सारणी बना के आपको मैंने बताया था। और उसमें जो बताया था उसमें V1 और V5 ये दोनों की दोनों प्रेजेंट सिंपल में यूज होने वाली वर्ब की फॉर्म है। क्या है, प्रेजेंट सिंपल में यूज होने वाली वर्ब की फॉर्म है। एक तो है V1
और एक है V5, V1 और V5, ये दोनों के दोनों। कैसे? सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? यूजुअली सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। अब ये वर्ब कौन सी होगी? या तो V1 होगी या V5 होगी। V1 या V5, या फिर होगी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर से समझाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट सिंपल का बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगी, फिर या तो V1 होगी या V5 होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब ये V1 और V5 क्या है, इसके माध्यम से समझते हैं फिर से एक बार। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, राम घर जाता है। एक सेंटेंस और लिखता हूं, राम व मोहन घर जाते हैं। अब समझना क्या है, इसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले समझना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल है। यानी इसमें सब्जेक्ट एक वचन है और इसमें बहुवचन है। तो जो एक वचन करता होता है, हमने उस सारणी में बताया था कि जो एक वचन करता होता है उसके साथ में V5 का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन करता होता है उसके साथ में V1 का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट राम, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। V1 होता है वो वर्ब जैसी होती है वैसे की वैसी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। V1 होता है, सॉरी उल्टा बता दिया है। सिंगुलर के साथ में, किसके साथ में? सही बताया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें, क्योंकि कंफ्यूज होना इसलिए मेरा था क्योंकि मैंने सोचा कि जो 5वें स्थान पे है इसके साथ तो एस या ES लगेगा, ऐसे ES लगेगा। फिर से समझते हैं, यहां पर करता है एक वचन, यहां पर करता है बहुवचन। तो प्रेजेंट सिंपल में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में V5 आएगी। कौन सी आएगी? V5। V5 का अर्थ है कि वर्ब के साथ में S या ES लगेगा और इसमें V1 आएगी यदि कर्ता बहुवचन है तो। देखिए, इसमें राम घर जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। क्या है? राम। इसमें सब्जेक्ट है राम, और इसमें वर्ब क्या है? जाना। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। और यहां पर कर्ता कितने वचन है? एक वचन है, तो इसके पीछे लगेगा ES। अगर ये S या ES का तो पता है आपको, S किसके पीछे लगेगा, ES किसके पीछे लगेगा? राम गोज टू होम। राम गोज टू होम। राम घर जाता है।
अब इसमें राम व मोहन घर जाते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब इसमें V1 क्या है? गो, टू, और फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा? होम। इसमें थोड़ा उल्टा सिस्टम है। देखो, हम जब एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास में है मैंगो, क्या है? MANGO। अगर मैंगो एक है तब तो हम उसको लिखते हैं मैंगो, केवल मैंगो लिखते हैं। लेकिन यदि मैंगो 2 या 2 से अधिक है, यानी प्लूरल है, ज़्यादा है, उसका नंबर संख्या ज़्यादा है, तो हम उस मैंगो के साथ में लगा देते हैं एस या ES, और यहाँ पर लगेगा ES। मैंगो यानी आम, और मैंगो यानी 2 या 2 से अधिक आम। तो यहाँ पर एक वचन होने पर एस या ES नहीं लगता, और बहुवचन होने पर एस या ES लगता है। लेकिन इस सेंटेंस में सिस्टम उल्टा है। इसमें वर्ब के साथ एस या ES तभी लगेगा जब इसका जो कर्ता है वो कैसा हो? सिंगुलर हो। कैसा हो? सिंगुलर हो। यदि कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ES लगेगा, और यदि कर्ता प्लूरल है तो उसके साथ एस या ES नहीं लगता। यदि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सिंगुलर है तब तो उस वाक्य की वर्ब के साथ एस या ES लगता है, और यदि कर्ता प्लूरल है तो उस वाक्य की जो वर्ब है, प्लूरल कर्ता होने के कारण उस वाक्य की वर्ब के साथ में एस या ES नहीं लगता। अब हमारे सामने जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। फिर जो दूसरा है वो है सब्जेक्ट है, प्लूरल होने पर सब्जेक्ट है, सॉरी, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर सब्जेक्ट है, V5 है और ऑब्जेक्ट है। यदि इसको प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट है V1 और ऑब्जेक्ट। अब आप इसको कर लीजिएगा। अब हमारा सेकंड नंबर पे, अभी हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस का था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट था। अब यदि प्रेजेंट सिंपल का दूसरा सेंटेंस हम बनाएं, कौन सा सेंटेंस? दूसरा, और दूसरा बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। कौन सा सेंटेंस बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, और इसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी होगी। केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव बनता है उसमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और एक पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बाकी सब जितने भी प्रकार के 12 प्रकार में जो 2 टेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बाकी 10 प्रकार के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो होगी या तो डू या फिर डज। क्या होगी? डू या डज। प्लस मेन वर्ब आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने अभी उपयोग किया था एक वाक्य का, और वो वाक्य था राम घर
नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है। अब ये राम घर नहीं जाता है, इस सेंटेंस के अंदर हमें नहीं से पता लग रहा है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। जब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, डू या डज का। सॉरी, एक चीज़ छूट गई इसमें, और वो चीज़ है हमने नॉट का प्रयोग नहीं लिखा। डू या डज के बाद में आएगा नॉट प्लस और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज, और उसके बाद में नॉट, और उसके बाद में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। क्या है, राम। फिर सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर के साथ में हम प्रयोग करते हैं डज का, और प्लूरल के साथ में हम प्रयोग करते हैं डू का। तो इसमें कर्ता यदि क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ में प्रयोग करेंगे कौन से हेल्पिंग वर्ब का, डज का। किसका, डज का। और यदि यहाँ पर कर्ता प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डू। कौन सी होगी, डू। तो इसमें राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो क्या हो जाएगा, राम डज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या कौन सा आता है, नॉट। और इसमें मेन वर्ब है गो। क्या है, गो। और लास्ट में ऑब्जेक्ट है इसका, गो टू होम। इस प्रकार से इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं फॉर्मूले के साथ में। मैं इसका फॉर्मूला एकदम व्यवस्थित आपको लिखवाता हूँ, और वो फॉर्मूला क्या होगा नेगेटिव के लिए। और इसी के बाद में हम अगले जो 2 टाइप हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के, उसको हम कल पढ़ेंगे, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू का प्रयोग किसके साथ, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ही, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ही हम डू का प्रयोग करेंगे। अन्यथा सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का। किसका प्रयोग करते हैं, डज का। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का, यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें डू का प्रयोग करेंगे। और फिर आएगी नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, और वे सब गीत नहीं गाते हैं। इसमें करता है वे सब, वे सब, और इसमें गीत है, ये है ऑब्जेक्ट नहीं, इंटरोगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और गाते वर्ब है, और है से पता लग रहा है कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट सिंपल का। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट आएगी सबसे पहले, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, दे और ऑल, दे ऑल। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लूरल है या सब्जेक्ट सिंगुलर है। यदि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे,
और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें डू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर दे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? डू का। किसका प्रयोग करेंगे? दे ऑल डू। और इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद में, इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद में हमारे सामने रहता है नॉट। क्या रहता है? नॉट। तो हम इसको जोड़ेंगे नॉट से, नॉट। और इसके बाद में आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब क्या है? गाना। गाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंग। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गीत, सॉन्ग। Now at this point of time I am going to finish this class. Thank you.